हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के डिज़ाइन के क्वेश्चंस। अब तक हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें हम लोग सिंगली रेनफोर्स के बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज वाले क्लास में हम लोग करेंगे सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन आपका सफिशियंट होगा, क्योंकि डिज़ाइन के सारे क्वेश्चन में जो चीज़ें हम लोग एक न्यूमेरिकल्स में आप समझाएंगे वो आपको सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस सब में आपको वही चीज़ें करनी होती है। फॉर्मूलाज आपको पता है क्या होता है, और डिज़ाइन में बस आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो आपके एक न्यूमेरिकल से ही क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्लास से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फिर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का डबली रेनफोर्स सेक्शन होगा। अब डिज़ाइन का क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग अब तक सिर्फ डिज़ाइन के बारे में सुन रहे थे। अब डिज़ाइन का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। और डिज़ाइन वर्ड से एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि डिज़ाइन का मतलब आपके उस बीम का फिगर और उसके सारे डायमेंशंस वगैरह नहीं होंगे। डिज़ाइन का मतलब होगा, जब तक हम लोग समझ रहे थे कि सारी चीज़ें जो एक सिंगली रेनफोर्स की जब बात हो रही है या डबली रेनफोर्स की बात होगी, तो जिस भी कंपोनेंट की बात हो रही है उसको अगर डिज़ाइन करने कहा जा रहा है तो मतलब है उसके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोगों को निकालना है। अब पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे एक बीम है तो उस बीम का आपका क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे बी विथ होता है और उसका इफेक्टिव डेप्थ डी होता है, ये निकालना एक इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद उसमें आपको रेनफोर्समेंट होगा। जब सिंगली रेनफोर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट होगा, तो हम लोग AST निकालना जानेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि बीम का साइज हो गया, स्टील हो गया, और आपको इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है वो भी साथ साथ में ही निकालेंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पता चलेगा हम लोगों को तभी पता चलेगा कि ये अंडर रेनफोर्स्ड हो रहा है, ओवर रेनफोर्स्ड हो रहा है या बैलेंस्ड हो रहा है। अब डिज़ाइन के क्वेश्चन में अब तक हम लोग जैसे पिछले लास्ट क्लास में जो किए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन था उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते थे। डिज़ाइन के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कुछ पार्टिकुलर फिक्स चीज़ें होती है जो आपको बता देता है, जैसे कि आपको साइज कभी बता देगा और स्टील और कंक्रीट का ग्रेड बता देगा और बोलेगा कि आप इसको डिज़ाइन कीजिए, या फिर कई बार आपको लोड्स बता देगा और आपको बोलेगा कि स्टील इसका निकालिए या उसको डिज़ाइन कीजिए स्टील को। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको गिवन कंडीशंस क्या है, और डिज़ाइन का मतलब ये होगा कि आपको बाकी सारी चीज़ें जो मिसिंग रहेंगी क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें आपको IS कोड के स्पेसिफिकेशंस के अंदर रहते हुए आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं। क्वेश्चन है एन RCC बीम ऑफ साइज 380 mm by 700 mm ओवरऑल डेप्थ इज डिजाइंड फॉर एन इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर एंड इज सब्जेक्टेड टू अ लाइव लोड ऑफ 20 kN per meter. Design the beam using limit state method. Use M30 concrete and Fe500 steel. अब सबसे पहला मिसिंग चीज जो आपको इसमें ध्यान में आना चाहिए वो ये है कि आपका 380 by 700 का ओवरऑल डेप्थ है, मतलब 380 वाइड है, 780 आपका टोटल ओवरऑल डेप्थ है, कैपिटल D। इसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ है। अब इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ है, ओवरऑल डेप्थ दिया, तो आप बोलेंगे इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे। इफेक्टिव कवर जब माइनस करने जाएंगे तो आपको ये नहीं पता है कि आपको डायमीटर ऑफ स्टील क्या है, क्योंकि आपको इसमें स्टील प्रोवाइड किया नहीं है। डिजाइन करने का मतलब ये है कि आपको बीम का साइज गिवन है तो आपको स्टील निकालना होगा। फाइनली आप एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ये आपका बीम है, आपका इस बीम का साइज आपको गिवन है B और ये वाला ओवरऑल डेप्थ गिवन है D। ये डायग्राम हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी डिजाइन का क्वेश्चन होगा ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बनाना होगा, स्लैब का हो या बीम का हो या कॉलम का हो। तो अभी आप बीम बना रहे हैं तो आपको बीम के हिसाब से ध्यान रखना है। जैसे हम लोग स्टील में बात करते थे, जब भी डिजाइन का क्वेश्चन होता था तो हम लोग उसका फिगर बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ भी आपको फिगर बनाना है कि आपको साइज दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 380 और ये ओवरऑल डेप्थ जो D है ये D = 700 आपको दिया हुआ है। आपको क्या नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है इसमें स्टील, ये ब्लू से मार्क कर रहे हैं जो जो चीजें मिसिंग हैं। एक बीम में यही सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। दूसरा आपको ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस पता चलेगा तो पता चलेगा कि आपका सिंगल रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स हो रहा है, ओवर रेनफोर्स हो रहा है या फिर आपका बैलेंस हो रहा है। तो आपको पहला ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता है। दूसरा ये आपको स्टील मिसिंग है, इसका हम लोग टोटल इसको नेम दे देते हैं AST। तो AST मिसिंग है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आपका XU मिसिंग है, और आपको इसमें लोड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो एक तरह से समझिए कि आपका मोमेंट भी मिसिंग है। अब हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे कि डिजाइन के क्वेश्चन का स्टेप्स क्या होता है। डायरेक्टली स्टेप्स लिखाएंगे नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेप्स क्या होता है। कोई फिक्स्ड स्टेप नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर चीजें चेंज कर देगा तो आपको स्टेप्स वेरी कर जाएंगे।
तो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस ही होगा कि आपको डिजाइन का क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहला चीज जो आप नोट डाउन करेंगे, आप एक पॉइंट बनाएंगे कि जब भी आपको डिजाइन करने कहा जाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड या डबली रेनफोर्स्ड, तो आप डिजाइन करेंगे उसको बैलेंस सेक्शन के लिए। तो जब बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग एक्सयू की बात करेंगे तो एक्सयू लिमिट रहेगा, और जब भी हम लोग एमयू की बात करेंगे तो एमयू लिमिट रहेगा। अब डिजाइन सेक्शन का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लोगों को सबसे आइडियल कंडीशन क्या होता है कि हम लोग बैलेंस सेक्शन बनाए। बैलेंस नहीं बनता है तो हम लोग ओवर नहीं बना करके अंडर बनाना चाहते हैं, लेकिन आइडियल तो होता है कि बैलेंस बनाए। तो जब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिजाइन करना है, तो डिजाइन का मतलब है कि आपके हाथ में वो इंडिपेंडेंस है, आपको लग्जरी है कि आप इसको किस तरह से अरेंज करेंगे जो ये बैलेंस सेक्शन हो जाए। तो आप इसको बैलेंस सेक्शन मान के ही जब डिजाइन करेंगे, तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड आएंगी आप वो प्रोवाइड कर देंगे, तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि एएसटी आपको दिया रहता था, बीम का साइज दिया रहता था और कहता था कि इसको मोमेंट कितना रेजिस्ट कर सकता है, तो आप लिमिट से निकालते थे एमयू लिमिट, तो पता चलता था 200 किलोमीटर मीटर, और जब इसका एक्चुअल निकाल रहे मोमेंट कितना कैरी कर सकता है, तो ये आ रहा है 180 किलोमीटर मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि 180 इज लेस देन 200, इसका मतलब है कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है। तो वहां आपकी मजबूरी होती थी, यहाँ तो आपको परमिशन है कि आप इसको डिजाइन कीजिए। तो हमेशा जब भी डिजाइन करेंगे तो बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरा, डिजाइन के क्वेश्चन में जब भी चीजें मिसिंग होंगी तो आप उसको IS 456 के रेफरेंस से आप उसको पिक करेंगे, मतलब आप उसको एज्यूम करेंगे। अब अगर IS 456 आपको अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, वैसे बीटेक के सारे एग्जाम्स में अलाउड होता है, इनकेस अगर डिप्लोमा लेवल पे अगर IS 456 नहीं ले जाने दिया जाता है, तो उस केसेस में आपको जो भी चीजें मिसिंग है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ, इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों को इफेक्टिव कवर नहीं पता है। इफेक्टिव कवर के लिए हाफ ऑफ द डायमीटर आता है, तो चलो डायमीटर ऑफ बार तो हम एज्यूम कर लेंगे कि मार्केट में 16, 12, 16, 20, 25 सब बार्स आते हैं, तो हम उसमें से कोई एक बार चूज कर लेंगे, सबका अलग अलग हो सकता है। बट आपको ये नीचे का जो कवर है, ये कवर IS कोड कितना कहता है, ये अगर एक लमसम पता होगा कि 25 लेना है या 30 लेना है या 40 लेना है, वो अगर आप एज्यूम कर लेंगे तो फिर आपका ये इफेक्टिव कवर आपको मिल जाएगा एजम्पशन से ही। एक्यूरेट नहीं होगा, बट आप एज्यूम करेंगे कि अगर आप 35 mm प्रोवाइड कर रहे हैं नॉमिनल कवर, तो आपका ये बीम किस तरह से डिजाइन होगा। कोई स्टूडेंट अगर 40 mm करके डिजाइन करेगा तो किस तरह से डिजाइन होगा, बट वो जो चूज करेंगे हम लोग एजम्पशन, वो आपका IS 456 के कोड्स के आपको लिमिट्स के अंदर ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि IS कोड का जब आप क्लियर कवर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग अब जब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि बीम और स्लैब्स में क्लियर कवर इसको कहते हैं। ये जो आपके रेनफोर्समेंट के नीचे तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग नॉमिनल कवर या फिर इसको हम लोग क्लियर कवर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर कवर पता चल जाएगा तो हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार इसमें ऐड कर देंगे तो इफेक्टिव कवर मिल जाएगा, इफेक्टिव कवर मिल जाएगा, वो माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ समझ में आ गया कि आपको इफेक्टिव कवर के लिए क्लियर कवर एज्यूम करना है, क्योंकि ये नहीं गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद आपका बीम का साइज फाइनल हो जाएगा। जब बीम का साइज फाइनल हो जाएगा तो आपके पास अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय M30 और FE 500 के। तो जब आपको FE 500 पता है तो आप एक्चुअल लिमिट निकाल सकते हैं K इंटू डी करके। K निकालने के लिए आपको 700 डिवाइड बाई 0.875 प्लस 1100 करना है, या फिर आपको IS कोड से वो जो टेबल हम लोग बताए थे वो टेबल आपको याद कर लेना है कि 250 के लिए K का वैल्यू कितना होता है, 415 के लिए कितना होता है, 500 के लिए कितना होता है। अब जैसे 500 के लिए 0.46 होता है, तो 0.46 हम लोगों को याद है, 0.46 इंटू अब ये इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों को मिल जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एक्चुअल लिमिट मिल जाएगा। अब जब एक्चुअल लिमिट मिल जाएगा तो हम लोगों को एमयू लिमिट मिल सकता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को 2 फॉर्मूला होगा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इससे आपको एक एक करके सारे स्टेप्स में क्लियर हो जाएंगे। और जो जो स्टेप्स हम लोग जिस तरह से सॉल्व करेंगे उस स्टेप को आप उस तरह से ही मार्क कीजिएगा, क्योंकि उसी में आपको चीजें जो है, जो क्वेश्चन चेंज होगा तो वो चीजें आपको चेंज हो जाएंगी, बट वो जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इस पूरे बीम में आपको जो गिवन कंडीशंस है वो आपको ये पता है कि आपको बीम का साइज गिवन है और आपको ये M30 गिवन है और FE 500 गिवन है। ये है बीम का आपको गिवन चीज है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि डिजाइन फॉर इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर, मतलब आपको लोकेशन बता दिया कि ये बीम कहाँ पे है, तो इसका इफेक्टिव स्पैन आपका 6 मीटर है और इसके ऊपर आपका लाइव लोड आ रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग अगर इसका एलिवेशन बनाए तो सिंपल अगर डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरह से होगा। टेक्निकली अगर इसको बनाना चाहिए तो इस तरह से बनाना चाहिए कि आपका बीम होगा और यहाँ पे आप एक
सिंपली सपोर्टेड ही कंसिडर करते हुए आप अपना एक सपोर्ट इस तरह से दिखा देंगे। अब ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट आपका कितना है, कितने डेप्थ का, ये आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में। आपको डायरेक्टली कह रहा है कि इस बीम का जो इफेक्टिव स्पैन है ये 6 मीटर है, ठीक है। अब ये इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन जो होता है, ये भी हम लोग जब आईएस कोड का पार्ट 2 वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और इसको किस तरह से हम लोग जब हम लोग इफेक्टिव लेते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होगा। जब आप सिंपल बीम, एक सिंगल बीम यूज करेंगे तो इफेक्टिव स्पैन दूसरा होगा। जब आपका कंटिन्यूअस बीम होगा तो उसमें आपका इफेक्टिव स्पैन दूसरा होगा। कैंटिलीवर होगा तो एक कुछ और होगा। तो वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ यूनिट 3 में ही चल रहे हैं, बहुत अर्ली हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें डिस्कस करना। तो अभी हम लोग ये सारी चीजों को सिर्फ समझते हुए चलेंगे कि ये जो 6 मीटर दिया है ये आपका इफेक्टिव स्पैन है। इफेक्टिव स्पैन को आप एक सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि किसी भी दो सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे पहले फर्स्ट ईयर में। तो ये आपका 6 मीटर दिया जाता था तो आप डायरेक्टली 6 मीटर के लिए कैलकुलेट कर देते थे। अब आपको ये समझना है इस सेमेस्टर में कि ये इफेक्टिव स्पैन है या क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन मतलब क्या है कि ये अगर आपका ब्रिक वॉल है, ये आपका वॉल है और ये भी आपका वॉल है, तो इस दो वॉल के बीच का जो ये क्लियर डिस्टेंस है, हो सकता है ये 5.7 मीटर के आसपास होगा, तो ये आपको होगा क्लियर डिस्टेंस। अब जो आपका क्लियर स्पैन इसको हम लोग कहेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पैन, तो ये आपका क्लियर स्पैन होगा। और जब हम लोग इसको इफेक्टिव मानेंगे कि कितना दूर तक ये इफेक्टिवली अपने लोड्स को ट्रांसफर करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। तो ये कह रहा है आपको कि 6 मीटर जो है ये उसका इफेक्टिव स्पैन है। तो हम लोग हमेशा जब भी कैलकुलेट करेंगे, आगे मोमेंट निकालेंगे अगर आप सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो उसका फॉर्मूला जैसे WL²/8 होता है, तो वो L जो होगा वो हमेशा हम लोग डिजाइन ऑफ आरसीसी के केस में हम लोग इफेक्टिव स्पैन लेकर चलेंगे। तो आपको हर बार इफेक्टिव स्पैन पता होना चाहिए, तभी आपका ये जो मूवमेंट है ये कैलकुलेट होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला आपका गिवन कंडीशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन कंडीशंस में है सबसे पहला Fe 500 M30, ये आपको स्टील और कंक्रीट का ग्रेड है। उसके बाद आपको बीम का साइज गिवन है B = 380 mm, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और कैपिटल D जो है ये है आपका 700 mm, ठीक है। अभी हम लोग इफेक्टिव डेप्थ में, अब हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इफेक्टिव कवर कितना होगा। तो इफेक्टिव कवर एज्यूम करने के लिए आपको एक चाहिए ये डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम किए कि फॉर एग्जांपल 20 mm का हम लोग बार यूज कर रहे हैं, तो इसका हाफ आपको कितना मिल गया, 10 mm, ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोगों का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करते हैं। तो कोई सा भी केस हो, माइल्ड केस हो, एक्सट्रीम केस हो, सीवियर केस हो, तो उसके लिए आईएस कोड आपको एक टेबल प्रोवाइड करता है, उसमें आपको क्लियर कवर गिवन रहता है बीम के केसेस में, फायर रेजिस्टेंस के हिसाब से भी और सीवियर कंडीशन के हिसाब से भी। तो वो आपको 20 mm से लेके 40 mm के बीच में वेरी करता है। आप इसमें से कोई सा भी आप अपना क्लियर कवर चूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग 40 mm का क्लियर कवर लेके चल रहे हैं। तो ये 40 mm ले लिया और हाफ ऑफ द डायमीटर आ गया 10, तो हम लोगों का क्या हो गया 50 mm जो हो गया, वो हम लोगों का बीम के बॉटम से इस सेंटर ऑफ द बार तक हम लोगों का डिस्टेंस हो गया ये 50 mm। तो जब ये 50 mm हो गया तो अब हम लोगों का DC कितना हो गया 50 mm इफेक्टिव कवर। तो हम लोगों का स्मॉल d कितना हो जाएगा 700 - 50 = 650 mm, ठीक है। स्मॉल डी मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफेक्टिव स्पैन गिवन है और आपको लाइव लोड गिवन है। तो लाइव लोड एक तरह का क्या होता है, यूडीएल होता है। इसके ऊपर में जो आपका लोड आ रहा है तो वो कह रहा है कि पर मीटर के हिसाब से 20 किलोन्यूटन पर मीटर में लोड लग रहा है। तो मतलब इसके ऊपर एक लोड आ गया 20 किलोन्यूटन पर मीटर। लेकिन क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से आपको लाइव लोड लिखा हुआ है। तो जब लाइव लोड लिखा हुआ है, किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर लाइव लोड लग रहा है, तो उसके ऊपर पहले से ही कोई डेड लोड होगा तभी तो, क्योंकि जब आप एक स्ट्रक्चर, आप एक जीरो लोड का स्ट्रक्चर तो बना नहीं रहे। जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, उसका अपना कुछ वेट होगा। तो इसमें अगर यहाँ पे टोटल लोड लिख देता तो आपको और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाइव लोड है। तो लाइव लोड से ही अगर आप डायरेक्टली मोमेंट निकाल लिए तो आपका पूरा का पूरा ये जो न्यूमेरिकल ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लाइव लोड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। आप एक रूम में आप अपना लोड को कंसिडर कर रहे हैं, तो आखिर उस रूम का जो स्लैब है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, उस स्लैब का अपना वेट कहाँ गया, तो वो तो ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बीम की बात कर रहे हैं, बीम के ऊपर आपको लाइव लोड बता रहा है, तो बीम का जो आपका सेल्फ वेट है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बीम का सेल्फ वेट क्या होगा, एक
3D में अगर आप देखें तो ये आपका एक बीम है, ये इस तरह से आपका एक बीम है। इसका टोटल लेंथ है 6 मीटर, इसका विड्थ है आपका 380 mm और इसका डेप्थ जो है आपका टोटल डेप्थ ये है आपका 700। तो मतलब अगर आप इसका वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है आपको 6 मीटर, विड्थ है आपको 0.38 मीटर और हाइट है आपको 0.7 मीटर। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट वेट से, ये जैसे कंक्रीट का मटेरियल है तो कंक्रीट का यूनिट वेट आएगा, जब ये आपका ब्रिक का होता तो ये ब्रिक का यूनिट वेट आता। तो हम लोग अभी आरसीसी लेके चल रहे हैं। पीसीसी का यूनिट वेट कितना होता है ये हम लोग शायद कभी डिस्कस किए हैं पहले, नहीं भी किए तो बता देते हैं कि 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंक्रीट का यूनिट वेट होता है। और आरसीसी का जब आप लेते हैं तो 25 किलो न्यूटन, सॉरी ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट होता है और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आपका आरसीसी का होता है। सिर्फ अगर कंक्रीट की बात हो रही है तो 24 रहेगा, जब रेनफोर्समेंट के साथ बात हो रही है तो 25 रहेगा। तो जब आप इसको इसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों है आपका मीटर क्यूब में और ये है आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो आपको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसका टोटल मिल जाएगा, आपको इसका टोटल सेल्फ वेट। तो इसका टोटल सेल्फ वेट आ जाएगा आपका कि आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 39.9 किलो न्यूटन। अब ये इसका टोटल वेट आपको मिल गया है 39.9 किलो न्यूटन। लेकिन आपको क्या चाहिए, पर मीटर के हिसाब से चाहिए। तो जब आप इसको, क्योंकि आप इसको 6 मीटर के लिए मल्टीप्लाई किए थे तो इसलिए ये टोटल वेट मिल गया। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको पर मीटर में इस कंक्रीट का कितना लोड आ रहा है, इस पूरे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का, ये आपको बता देगा। यही आपका इसके ऊपर यूडीएल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6.65 किलो न्यूटन पर मीटर। आप इसको चाहे तो रफ में बना सकते हैं, साइड में सॉल्व करके नोट दे करके, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.38 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मीटर। तो जब आप इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39.9 किलो न्यूटन। तो अब आप यहाँ लिखेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर। तो पर मीटर ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ लिख दीजिए सारी चीजें, डिजाइन में जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये आपको पर मीटर। अब आपको टोटल 2 लोड मिल गया, एक डेड लोड आपको मिल गया, ये जो सेल्फ वेट है ये क्या है, डेड लोड है बीम का। स्लैब का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है तो स्लैब का हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे। तो हम लोगों के पास अब आपको सेल्फ वेट में ये इसको डेड लोड कंसीडर हो गया और ये आपका लाइव लोड यहाँ आपको गिवन था। तो अब आपके पास टोटल लोड ऑन बीम कितना हो गया, टोटल लोड ऑन बीम इज इक्वल टू 20 प्लस 6.65 इज इक्वल टू 26.65 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपका ये है टोटल लोड जो आपका यूडीएल में है, पर मीटर में मतलब यूडीएल में है। तो इस यूडीएल के लिए आपको 6 मीटर के स्पैन पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि गिवन क्वेश्चन के हिसाब से किसी भी लोकेशन पे जब आप बीम बना रहे हैं वो 6 मीटर का स्पैन का है, इस साइज का है और उसके ऊपर इतना लोड आ रहा है, तो कितना मोमेंट इसके ऊपर आएगा, कितना मोमेंट वो रेजिस्ट कर सकता है, ये अभी नहीं निकाल रहे हैं। अभी ये निकाल रहे हैं कि इस लोड की वजह से कितना इफेक्ट आएगा, कितना मोमेंट के लिए हम लोगों को अपने बीम को डिजाइन करना है। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल लोड ये है और आपका स्पैन जो है ये आपका 6 मीटर का है। तो अगर हम आपको कहें कि मूवमेंट निकालिए तो आपको पता है कि जब आप सिंपली सपोर्टेड कंसीडर कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। तो W आपको कितना है 26.65 किलो न्यूटन मीटर, यूनिट बाद में चेंज करेंगे, इनटू L आपका कितना है इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो अब ये हम लोग क्या ले रहे हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में, और ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर है। तो ये आपको मीटर से आपका मीटर कट जाएगा तो ये किलो न्यूटन मीटर रह जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, किलो न्यूटन मीटर में ही निकालते हैं। तो ये आपको आ जाएगा मोमेंट 119.93 किलो न्यूटन मीटर। अब एक चीज फिर से ध्यान देना है कि हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग आरसीसी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे सारे कैलकुलेशंस फैक्टर्ड लोड या फैक्टर्ड मोमेंट के हिसाब से। तो अभी जो हम लोग टोटल लोड ऑन बीम निकाले थे ये तो था वो एक्चुअल लोड जो बीम के ऊपर आ रहा है उसके सेल्फ वेट की वजह से और लाइव लोड की वजह से। अभी हम लोग इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो कंसिडर नहीं किए।
अब बिना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर किए आप मोमेंट निकाल लिए हैं, तो ये जो मोमेंट निकला है ये क्या निकला है, वर्किंग मोमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल लोड था ये क्या था आपका, वर्किंग लोड। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ही लोड्स को यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्किंग लोड आपका फैक्टर्ड लोड में बदल जाएगा, और फिर उस फैक्टर्ड लोड जो जैसे अभी वर्किंग लोड जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिर्फ W से, और जो आपका फैक्टर्ड लोड आ जाएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे WU से, मतलब अल्टीमेट लोड, तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्ड लोड। तो जब आप इसको या तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और WU निकाल लीजिए, अब बाद में आप इसी फैक्टर्ड वाले लोड को लेकर के जब आप मोमेंट निकालेंगे तो वो फैक्टर्ड मोमेंट आ जाएगा, चाहे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5, या फिर आप इसी लोड को वर्किंग लोड को ही लीजिए और आप इस टोटल जो आपका वैल्यू निकला है वर्किंग मोमेंट m का, आप इस टोटल m को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू m, तो ये क्या बन जाएगा आपका mu बन जाएगा। तो या तो आप टोटल मोमेंट ये 119.93 इसको हम लोग या तो अब मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से ताकि आपका वर्किंग मोमेंट इज इक्वल टू फैक्टर्ड मोमेंट बन जाए, और या फिर हम लोग पहले ही लोड में मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद हम लोग मोमेंट निकालते, तो जो मोमेंट निकलता है वो हम लोगों का वर्किंग मोमेंट निकलता है। लेकिन ये नहीं करना है कि पहले फैक्टर्ड लोड आया जो 26.65 इसमें 1.5 मल्टीप्लाई करके इसको वर्किंग लोड बना दिए, उसके बाद जब हम लोग इस फॉर्मूला को निकाले तब ध्यान आएगा कि ये तो वर्किंग मोमेंट निकल रहा है, ये वर्किंग मोमेंट नहीं निकल रहा है। नहीं तो क्या होगा, आप इधर भी 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल एग्जाम पर्पस में रॉन्ग हो जाएगा, और प्रैक्टिकली जब आप बीम बना रहे हैं तो वो ओवर सेफ हो जाएगा, बहुत ही 2 गुना ज़्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही 1.5 टाइम्स करना है। तो या तो यहाँ कीजिए या यहाँ कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों का जैसे टोटल लोड मोमेंट आ गया 119.93, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्ड मोमेंट निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्ड मोमेंट mu ये कितना हो जाएगा 119.93 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 179.89 किलो न्यूटन मीटर। अब आप सही से देखेंगे अगर तो आपको टोटल मोमेंट मिल गया है कि आपके बीम के ऊपर कितना आ रहा है, और आपको क्या करना है, डिजाइन करना है आपको बैलेंस सेक्शन। तो जब आपको बैलेंस सेक्शन डिजाइन करना है तो आपको ये जब पता चल जाएगा अगर कि बैलेंस सेक्शन में कितना मोमेंट आ रहा है, मतलब MU लिमिट जो होता है ये हम लोगों का बैलेंस सेक्शन पे मोमेंट होता है, तो MU लिमिट अगर आपको पता चल जाए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मोमेंट आ रहा है इस बीम के ऊपर तो एक्चुअली में यही वाला लोड है जो इसमें आपको सारे फोर्सेस जनरेट करेगा। तो यही फोर्स आपको बैलेंस सेक्शन बनाएगा इसको, या इसको अंडर इनफोर्स बनाएगा या ओवर इनफोर्स बनाएगा। तो ये जो मोमेंट है आपका ये आपका एक्चुअल मोमेंट आया हुआ है। अब आप MU लिमिट निकालेंगे, MU लिमिट निकाल के अगर वो आपका इससे ज्यादा आता है MU लिमिट, इसका मतलब है कि ये सेक्शन आपका अंडर इनफोर्स है। आप बनाना चाह रहे हैं MU लिमिट मतलब बैलेंस सेक्शन, बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको लोड्स भी गिवन है, अगर हम लोग एक क्वेश्चन करते जिसमें आपको सिर्फ ये साइज दिया रहता और ये कंक्रीट दिया रहता तो आपके पास पूरा इंडिपेंडेंस रहता कि आप इसको किस तरह से निकालेंगे। बट अभी के केस में क्या हो रहा है कि मोमेंट भी आपको दे दिया है। अब ये जो लिमिटिंग मोमेंट है ये तो आपका एक वर्चुअल मोमेंट है, ये तो बीम के ऊपर एक्ट करेगा नहीं, ये तो उस कंक्रीट और इस स्टील के कंडीशन के हिसाब से आपको मैक्सिमम परमिशन बता दिया गया कि इतना ही ले पाएगा। बट एक्चुअल में आपको इसके ऊपर जितना आप लोड देंगे उतना ही आपको रिएक्ट करके फोर्स देगा, रिएक्शन देगा। तो ये वाला ही अब आप लोगों को एक मोमेंट मिल चुका है। अब आपको MU लिमिट निकालना है और चेक करना है कि ये अंडर इनफोर्स हो रहा है, ओवर इनफोर्स हो रहा है या बैलेंस हो रहा है। ओवर इनफोर्स करेंगे नहीं, अगर ओवर इनफोर्स हो जाएगा तो हम लोग इसको बैलेंस बना करके डिजाइन कर लेंगे, और अगर अंडर इनफोर्स आएगा तो इस वाले मोमेंट के लिए हम लोग आगे अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आपको MU लिमिट निकालना है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर आप अभी अंडर इनफोर्स कंसिडर करके MU लिमिट का फॉर्मूला लेते हैं 0.36 FCK B XU इंटू D माइनस 0.42 XU, या XU लिमिट सॉरी, जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं MU लिमिट की, तो ये आपको XU लिमिट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको FCK पता है, B पता है, D पता है, आपको सिर्फ XU लिमिट आपको नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, XU लिमिट निकाल लेंगे। XU लिमिट क्या हो जाएगा, K इंटू D। तो फॉर Fe 500 यहाँ पे लिखते रहना है, फॉर Fe 500 K इज इक्वल टू 0.46। इसके बाद आपको सॉल्व करना है यहाँ पे कि 0.46 इंटू डी हम लोग निकाले थे 650। तो XU लिमिट आपका आ जाएगा 299 mm। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोगों को MU लिमिट पता चल जाएगा 0.36, FCK इज 30 इंटू B 380, XU लिमिट 299
डी है 650 माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट है आपका 299। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एमयू लिमिट आ जाएगा 640.6 किलो न्यूटन मीटर। अब आपका टोटल मोमेंट आ रहा है 179 180 मान के चलिए, और आपका लिमिट कितना है 640.6। देयरफॉर एमयू जो हम लोग निकाले थे वो लेस देन एमयू लिमिट है, देयरफॉर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। तो आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ आप पहला चीज बता दीजिए। अब अभी आपको ये मिल गया कि आपका ये वाला मोमेंट है जिसके लिए आपको स्टील प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आपका ये एमयू लिमिट या तो इक्वल आ जाता है एमयू के या ज्यादा आ जाता, इसका मतलब है कि ये 640.6 से ज्यादा, अगर यहाँ 700 किलोमीटर मीटर का मोमेंट आ जाता तो आप 700 के लिए डिजाइन करते नहीं, आप करते 640.6 के लिए। तो इसके लिए आप इस साइज के बीम में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते। लेकिन अब आपका क्लियर हो गया कि सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स, इसका मतलब है कि यही वाला वो मोमेंट है जिसके लिए ये सेक्शन डिजाइन होगा। तो अब आप इस वाले मोमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपना स्टील प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप एक्सयू भी निकाल लेंगे, क्योंकि एमयू इज लेस देन एमयू लिमिट आया है, इसलिए एक्सयू भी लेस देन एक्सयू लिमिट ही आएगा, बट फिर भी आपको वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मोमेंट का फॉर्मूला, एमयू इज इक्वल टू 0.36 एफसी के बी एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू। अब हम लोगों को एमयू पता है कि 179.89 हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोगों को पता है कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट ही आएगा, बट एक्सयू कितना है ये भी तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। डिजाइन का क्वेश्चन है, उसमें कहीं पे नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक्सयू बताइए, लेकिन वो डिजाइन लिख दिया है तो आपको सारे पैरामीटर्स याद कर करके निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे अपना 179.89 और ये आपको किलोमीटर मीटर में, किलोमीटर को न्यूटन में करेंगे तो 10⁻³ और मीटर को mm में करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। तो अब ये सारा आपका न्यूटन और mm में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे किलोमीटर मीटर में ही अभी निकाल के चल रहे थे, तो इसलिए हम लोग इसको या तो यहाँ चेंज कर देंगे या बार बार हम यहाँ पे न्यूटन mm में ही सारे वैल्यूज को लिखेंगे। आपके लिए बेटर रहेगा कि सारे को जब आप mm और न्यूटन में बात कर रहे हैं तो बार बार जब आप ये निकालिए तो इसको आप इंटू 10⁻6 से चेंज करके न्यूटन mm में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब एमयू ये आ गया 0.36, एफसी के 30, बी 380, एक्सयू निकालना है, डी है आपका 650 माइनस 0.42 एक्सयू हम लोगों को निकालना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्सयू आपका आ जाएगा 70.7 mm, ठीक है। ये भी एक पैरामीटर हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को निकालना है स्टील। जब अब स्टील निकालना है और हम लोगों को पता है कि हम लोगों का एमयू इज लेस देन एमयू लिमिट आया है, तो मतलब हम लोग एमयू यूज करेंगे। तो अगर हम लोग स्टील में एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें आपका एक्सयू भी रहता है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग एक्सयू लिमिट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सयू लिमिट और एमयू लिमिट का काम तभी खत्म हो गया था जब ये एमयू आपका लेस देन एमयू लिमिट था। तो अब आपका जब एक्सयू और एमयू आपका यूज आएगा, इसलिए आपको एमयू के बाद एक्सयू भी निकालना जरूरी हो ही जाता। जब आप एसटी का फॉर्मूला भी लिखते तो आपको वहां याद आ जाएगा कि आपका एक्सयू मिसिंग है इसमें, तो आपको फिर एक्सयू वहां पे भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप सारी चीजों को पहले ही निकाल लीजिए और फाइनली आप रेनफोर्समेंट निकालेंगे और उसके बाद आपका डिजाइन का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि साइज आपको मिल ही चुका है, रेनफोर्समेंट आप निकाल ही देंगे। तो और इसमें सिंगली रेनफोर्समेंट कुछ प्रोवाइड करते नहीं है। जब डबली रेनफोर्स करेंगे तो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट भी हम लोग निकालेंगे कि ऊपर वाला कितना आएगा, वो हम लोग डबली वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है एएसटी। अब एएसटी है निकालना है और अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो हम लोग चाहें तो बहुत सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को पता है कि अंडर रेनफोर्स्ड है तो आपका एक्सयू वाला जो फॉर्मूला था या सी इज इक्वल टू जब हम लोग टी करते थे तो 0.36 एफसी के बी एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 एफवाई एएसटी हो जाता था। अब देखिए फॉर्मूला याद रखने का हमको भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ ये वाला मेथड याद रखें, सी इज इक्वल टू टी, ये वाला वैल्यू याद है कि ये एरिया ये स्ट्रेस है, ये एरिया ये स्ट्रेस है, इतना सा याद है। तो अभी हम या तो एक्सयू का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एएसटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हमको इससे एएसटी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.36 एफसी के बी एक्सयू डिवाइडेड बाई 0.87 एफवाई। अब इसमें हम लोगों को एक्सयू पता है, बी पता है, एफवाई पता है, हम लोग इसमें डायरेक्टली सारी चीजें पुट करेंगे, हम लोगों को एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0.36 इंटू 30 इंटू 380 इंटू एक्सयू हम लोग निकाले थे 70.7 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 500। इसको सॉल्व करेंगे
तो AST आ जाएगा 666.7 mm²। आप इसको ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डिजाइन करने बोला था, आप सारा BD AST XU सब निकाल लिए, आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक चीज के लिए 2 या 3 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। अब आपका ये AST वाला फॉर्मूला को आप अगर आप MU के हिसाब से कंसीडर कीजिए, तो अगर आप MU का टेंशन वाला फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट कर दिए, इसको इसके नीचे आपसे बता रहे हैं कि अगर आप MU वाला फॉर्मूला टेंशन के साइड से देखेंगे तो ये 0.87 FY AST डिवाइडेड इन मल्टीप्लाई बाय D माइनस 0.42 XU ये होगा। आप इससे भी अगर चाहें तो AST का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा MU डिवाइडेड बाई 0.87 FY और ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। आप इससे भी अगर निकालेंगे तो आपका, क्योंकि MU के लिए ही हम लोग ये XU निकाले थे, जो हम लोग यहाँ यूज किए थे 70.7, वो आपको MU से इक्वेट किए थे, उसके बाद ही आया था। तो या तो आप MU पुट करके इस वाले से आप निकालिए, तो भी आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा भी MU आपका कितना आया था, जो भी आया था, तो आप इसको जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा वही MU का वैल्यू पुट करके 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU, तो उससे भी जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही वाला वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला दोनों ही AST का है। आप इससे निकाल लीजिए या फिर आप इससे निकाल लीजिए, तो ये वाला क्योंकि इजी होता है, C इज इक्वल टू T याद रखना, सिंगली रेनफोर्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके याद रखने से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा सिंगली रेनफोर्स के केस में। ठीक है, तो यही है आपके डिजाइन कहने का मतलब। एक क्वेश्चन और इसमें क्या कह सकता था कि आपको सेम ऐसे ही यही क्वेश्चन देता और सिर्फ यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ डिजाइन फॉर एन इफेक्टिव स्पैन आपको ये नहीं देता कि डिजाइन फॉर एन इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर एंड इज सब्जेक्टेड टू ए लाइव लोड ऑफ ये, मतलब आपको सीधा बीम का साइज दे देता और आपको बता देता कि आपका ये M30 और Fe500 स्टील है। तो इस केस में आपका क्या होता, ये MU नहीं आता। क्योंकि MU क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको लोड ही नहीं पता है, स्पैन ही नहीं पता है, आपको सिर्फ ये सेक्शन का साइज पता है। तो सिर्फ इस सेक्शन का साइज है और आपको AST और XU निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, जो हम लोग बोले थे कि डिजाइन का क्वेश्चन मतलब बैलेंस सेक्शन। अब मोमेंट गिवन है तो बैलेंस से चेक कर लेंगे कि अंडर रेनफोर्स जा रहा है या ओवर रेनफोर्स जा रहा है। मोमेंट नहीं गिवन है तो आप हमेशा बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, MU लिमिट निकालेंगे। तो MU लिमिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, जो अभी हम लोग निकाले ही थे कि 0.36 FC के B XU लिमिट मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.42 XU लिमिट। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज अननोन है, XU लिमिट। XU लिमिट के लिए आपको पता है डायरेक्टली कि K इंटू D करके जो भी स्टील रहेगा उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। स्टील आपको यहाँ गिवन है, XU लिमिट से MU लिमिट निकाल लीजिएगा। तो इसी MU लिमिट को यूज करके आप फॉर्मूला वो निकाल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट। अब XU लिमिट आपको पता है, आप इसमें पुट करेंगे, MU लिमिट आपको पता था तो आपको AST मिल जाएगा डायरेक्टली। तो आप इस वाले सेक्शन से इस तरह से आप अपना निकालेंगे अगर आपको क्वेश्चन में लोड नहीं गिवन होगा। आप बहुत सारे अगर बुक्स को देखेंगे तो उसमें आपको सिंपल 1 लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको बीम का साइज दिया रहेगा, M30 Fe500 दिया रहेगा, कहेगा डिजाइन कीजिए। तो क्योंकि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम रहेगा तो आपको उसके लिए गिवन होगा कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको ये MU लिमिट जो है, इससे आपको पहले MU लिमिट निकाल लीजिएगा। आप कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई लोड नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ बैलेंस डिजाइन करना है, तो और छोटा हो जाएगा ये न्यूमेरिकल जो हम लोग इतना लोड के साथ सॉल्व किए। ये आपका डायरेक्टली MU लिमिट, XU लिमिट और आपका AST खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो यही 2 टाइप्स के ही आपको डिजाइन के क्वेश्चन होते हैं। चाहे ये आएगा तो भी हम लोग इसमें यही स्टेप डिस्कस किए थे, थोड़ा हम लोग इसको इलेबोरेट करके डिस्कस किए थे। आप इसको भी जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो आपको ये मेथड समझना है, ये पर्पस समझना है डायग्राम बना करके कि आप इसमें क्या बना रहे हैं, आप इसमें क्यों निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेगा कि बीम में क्या क्या होता है, तो फिर आपको ये न्यूमेरिकल जो डिजाइन का बहुत सबसे ईजी क्वेश्चन रहेगा। और अगर IS कोड अलाउड रहता है तो फिर तो आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये सारे फॉर्मूला जो हैं ये आपको एनेक्सर G में आपको सिंगली रेनफोर्स के लिए, डबली रेनफोर्स के लिए सारे आपको मेंशन है, लेकिन उसमें जो है वो उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज्ड है। अगर हम लोग जो अभी फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, उसमें क्या है कि हम लोग जैसे इसको 0.36 FCK निकाले तो ये इस तरह से नहीं निकाल करके 0.446 FCK करके ही उसको बड़ा सा फॉर्मूला लिख करके ही रखा है। उसमें आप XU लिमिट बाई D का हम लोग जैसे वैल्यू पुट कर देते हैं तो अलग अलग मोमेंट का वैल्यू आ जाता है, वो सारा चीज उसमें नहीं गिवन है। उसमें आपको फॉर्मूला गिवन है और उसमें आपको XU लिमिट बाई D लिखा रहेगा।
तो अब अगर आपको उस फॉर्मूला से मोमेंट निकालना है तो एक्चुअल लिमिट बाई डी का वैल्यू उठाइए Fi 500 के हिसाब से, उसके हिसाब से आप उसको पुट कर दीजिए, फिर उस पर आप मोमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसको जब आप एक शॉर्ट करके निकालते हैं, जब आप देखेंगे एनेक्सर जी में, या आप इस तरह से याद रखिए कि अगर आपको मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है MU लिमिट का, जब आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, ये वाला नहीं, क्योंकि इस वाले में तो आप MU लिमिट निकाल के आपको MU से चेक करना था, वो भी आप कर सकते थे, बट इस वाले में जब आप MU लिमिट यहाँ निकाल रहे हैं तो इसका ये जो फॉर्मूला है, इसमें जब आप यहाँ पे एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपको Fe 500 पता है, तो जब Fe 500 पता है तो आप यहाँ जब एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको सिंप्लीफाई हो जाता है। तो सिंप्लीफाई होकर के ये आपका बन जाता है अलग अलग स्टील के लिए, 250 के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए। 250 के लिए बन जाता है ये 0.133 FCK BD स्क्वायर, 415 के लिए 0.138 FCK BD स्क्वायर और Fe 500 के लिए 0.143 FCK BD स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही अगर चलते रहेंगे तो आप एक्चुअली यही फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आप जब सारी चीज़ों का आप पुट करेंगे, एक जो आपका फॉर्मूला है पूरा इसका MU लिमिट का, जब आप उसमें सारे आपको गिवन कंडीशन आप पुट करेंगे तो आपको यही तीन निकल करके आएगा। तो आपको 250 आने वाला है, 415 आने वाला है, 500 आने वाला है। आप इसमें डायरेक्टली पुट कीजिए, इस पॉइंट आपको डायरेक्टली पता है कि क्वेश्चन में Fe 500 है, तो हम लोगों को पता है कि MU लिमिट इक्वल टू 0.143 FCK BD स्क्वायर, और कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें BD पता है, FCK पता है, आप डायरेक्टली इसको Fe 500 के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअल लिमिट भी कंसीडर हो गया कि आप निकाल चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ क्या किए थे, 500 के लिए जो निकाले थे इसमें आप एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट करके ही निकाले थे। तो जब एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट किए तो ये फॉर्मूला बना, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो सीधा 0.143 इंटू 30 इंटू बी आपका 380 और डी आपका 650 स्क्वायर कर देंगे, तो भी आपका वही मोमेंट निकल के आएगा जो आपका इस वाले फॉर्मूला से निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको ये याद रखना अगर इजी पड़ेगा, क्योंकि ये आपको छोटा फॉर्मूला है, लेकिन किसी को आपको हो सकता है इस तरह से याद करने में आसानी हो, और किसी को आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको याद रखने में आसानी होगा। तो दोनों ही प्रोसेस है, आप दोनों में से किसी से भी, लेकिन आप मोमेंट निकालेंगे, एक्चुअल लिमिट आपको पता होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप AST निकालेंगे। डिजाइन के सिंपल क्वेश्चन में लोड गिवन रहेगा तो लोड के हिसाब से फैक्टर लोड फैक्टर मोमेंट करेंगे, और लिमिट वाले से चेक करेंगे कि आपका ये बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे बियॉन्ड आपको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में और किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते हैं, यही वो आपको सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग सिंगली रेनफोर्स को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डबली रेनफोर्स सेक्शन का थ्योरी, और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग उसके सिंपल न्यूमेरिकल्स सारे देख लेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डबली रेनफोर्स का भी डिजाइन का न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।